हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के अंतर्गत सामर्थ्य या पावर की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सामर्थ्य या पावर क्या होती है और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक सामर्थ्य या पावर। सामर्थ्य या पावर क्या होती है और इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, और दोनों व्यक्तियों के लिए किसी मकान में 10-10 सीढ़ियां या स्टेप्स बनाने हैं। ए व्यक्ति इन 10 सीढ़ियों के लिए 4 घंटे में बना देता है और जो व्यक्ति बी है वह इन्हीं 10 स्टेप के लिए 3 घंटे में बना देता है। तब स्पष्ट है कि इन दोनों व्यक्तियों ने जो कार्य किया है, जो वर्क किया है, वह समान किया है। दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य कैसा है, ये समान रहेगा। लेकिन जो पहला व्यक्ति है, यह व्यक्ति 10 सीढ़ी बनाने में 4 घंटे का समय ले रहा है, जबकि जो व्यक्ति बी है, यह व्यक्ति इन्हीं 10 सीढ़ियों को बनाने में 3 घंटे का समय ले रहा है। तो सामर्थ्य की स्टडी करने के लिए हम यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना कार्य कितनी जल्दी समाप्त कर देता है, अर्थात उसके जो कार्य करने की स्पीड या रेट कैसी है। जिस व्यक्ति के कार्य करने की दर या स्पीड अधिक होती है, उस व्यक्ति की सामर्थ्य भी अधिक होती है, और इसी आधार पर हम सामर्थ्य को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अर्थात किसी कर्ता मीन्स कार्य करने वाला, किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की दर को मशीन के कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। तो क्लियर है कि जो व्यक्ति या मशीन कार्य को जल्दी कर देता है, उसकी सामर्थ्य अधिक होती है, और जो व्यक्ति या मशीन कार्य देर में करती है, उसकी सामर्थ्य कम होती है। कि दर को सामर्थ्य कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे ए और बी। यहाँ पर जो व्यक्ति ए है, इसकी जो सामर्थ्य आई है ये कम है। व्यक्ति ए की सामर्थ्य कम है, जबकि जो व्यक्ति बी है, इसकी सामर्थ्य अधिक है, क्योंकि इसने कम समय लिया है। क्लियर हो जाता है। सामर्थ्य के लिए हम सामान्यतः P से व्यक्त करते हैं, और सामर्थ्य एक अदिश या स्केलर राशि होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। अर्थात इसे केवल परिमाण और मात्रा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा या डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सामर्थ्य एक अदिश राशि है। अब क्वेश्चन आता है कि हम सामर्थ्य की गणना या कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सामर्थ्य की गणना निम्न सूत्र से या फार्मूला से की जाती है। सामर्थ्य P = W/T होता है। W जहाँ पर कार्य है, और जब भी दर आता है, तो मैंने बताया था, जब भी दर आती है तो अपॉन में समय जाता है। सामर्थ्य = कार्य करने की दर, अर्थात कार्य बटे समय, इसका फार्मूला बन जाता है।
सामर्थ्य ए पी होती है, कार्य डब्लू, समय टी, पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। इसका सिंपल फार्मूला बन जाता है। अब यदि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब P इक्वल टू, P की जगह यहाँ पर हम लिख दें W, या कार्य इक्वल टू P इंटू टी होता है। W इक्वल टू P इंटू टी, यह कार्य और सामर्थ्य में संबंध है। एक कार्य और सामर्थ्य में संबंध इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों इंडिकेट करती हैं, दोनों शो करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि W इक्वल टू पी इंटू टी के अनुसार क्या हम सामर्थ्य को डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। किसी सामर्थ्य की दूसरी डेफिनेशन है, उसके लिए हम मानते हैं या माना T इक्वल टू 1 सेकेंड, या 1 के लिए लिखते हैं एकांक सेकेंड या एकांक समय। जब T इक्वल टू 1 होता है तब W इक्वल टू P, अर्थात 1 सेकेंड या एकांक सेकेंड में किए गए कार्य को उस कर्ता या मशीन की सामर्थ्य कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक हो जाता है, जो कि एक सामर्थ्य की दूसरी डेफिनेशन के लिए रिप्रेजेंट करता है। अर्थात एकांक समय में किसी कर्ता या मशीन के द्वारा एकांक या यूनिट समय में एकांक समय में या 1 सेकेंड में किए गए कार्य को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। किसी कर्ता या मशीन के द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। यह सामर्थ्य की दूसरी डेफिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सामर्थ्य का कॉन्सेप्ट था वह क्लियर हो जाता है। सामर्थ्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है और सामर्थ्य कार्य के समानुपाती होती है। पॉइंट क्लियर हो जाता है यहाँ पर भी। अब क्वेश्चन आता है कि सामर्थ्य का SI यूनिट क्या होता है, या सामर्थ्य के मात्रक क्या होते हैं। तो अब हम सामर्थ्य के जो मात्रक होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसको रफ करते हैं। ये था अपना पहला पॉइंट, सामर्थ्य। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, या 1 सेकंड में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कार्य के समानुपाती होती है, सामर्थ्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। जो व्यक्ति कार्य जल्दी कर देता है उसकी सामर्थ्य अधिक होती है समान कार्य के लिए, और जो व्यक्ति वही कार्य देर में करता है उसकी सामर्थ्य कम होती है, उसकी पावर कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ पावर, या सामर्थ्य के मात्रक। सबसे पहले हम देखते हैं सामर्थ्य का SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक P इक्वल टू W अपॉन टी। W यहाँ पर कार्य को रिप्रेजेंट करता है और कार्य का मात्रक होता है जूल। समय का मात्रक होता है सेकेंड। तब जो सामर्थ्य का मात्रक आता है वह आता है जूल प्रति सेकेंड, सामर्थ्य का मात्रक। और जो जूल प्रति सेकेंड होता है
इस जूल पर सेकंड के लिए हम वाट भी कहते हैं। इसके लिए हम वाट भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम इस वाट को कैसे परिभाषित करेंगे, तो अब हम वाट की जो परिभाषा है उसकी स्टडी करेंगे। वाट की डेफिनेशन, इसका फार्मूला लिखें सबसे पहले सामर्थ्य का, P = W/T। सामर्थ्य का मात्रक वाट लिख लेते हैं, कार्य का मात्रक जूल लिख लेते हैं, समय का मात्रक यूनिट सेकंड लिख लेते हैं। क्लियर हो जाता है। अब इसके आगे हम एक 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 लगा देते हैं, तब यह हो जाता है 1 जूल 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वाट। अर्थात जब कोई कर्ता या मशीन 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में करती है तब उसकी सामर्थ्य 1 वाट होती है। 1 वाट की डेफिनेशन हो जाती है। आपको इसको समझना है, शुरू यहाँ से करना है कि जब कोई कर्ता या मशीन 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में करती है तब उसकी सामर्थ्य 1 वाट होती है। जब कोई कर्ता या मशीन 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में करता है तब उसकी सामर्थ्य या पावर 1 वाट होती है। जब कोई कर्ता या मशीन 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में करता है तब उसकी सामर्थ्य 1 वाट होती है। यह वाट इसकी SI यूनिट होती है। जो वाट होती है, इस वाट के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। ये बड़े मात्रक होते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू, जहाँ भी किलो शब्द आता है, किलो का मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। और 1 मेगावाट, वाट इक्वल टू 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट। और ये होता 1000 मतलब 10⁻3 वाट होता है। ये सामर्थ्य का मात्रक था जो कि वाट था। हमने यहाँ पर वाट की डेफिनेशन भी पढ़ ली है और डेफिनेशन के अलावा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, ये भी पढ़ लिया है। सामान्यतः जो पावर प्लांट बनते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वह मेगावाट में होती है। तो यहाँ पे अपना पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है हॉर्स पावर। सामर्थ्य का एक दूसरा मात्रक भी होता है जिसे हम हॉर्स पावर या अश्व शक्ति कहते हैं। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं। हॉर्स पावर या अश्व शक्ति, सबसे पहले सामर्थ्य का ये दूसरा मात्रक है अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। जो अश्व शक्ति या हॉर्स पावर है, यह F, पहले पॉइंट यही समझ लें, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर FPS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक है। MKS पद्धति में यह सामर्थ्य का मात्रक नहीं है।
FPS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक है, MKS पद्धति में सामर्थ्य का यह मात्रक नहीं है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। और दूसरी चीज, यह अश्व शक्ति या हॉर्स पावर मशीनों की सामर्थ्य को व्यक्त करता है, ना कि कर्ता की सामर्थ्य को। यह मशीनों की सामर्थ्य को व्यक्त करता है, कर्ता की सामर्थ्य को व्यक्त नहीं करता है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 हॉर्स पावर क्या वाट से संबंधित होता है, तो इसका आंसर है हाँ। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लें, एक सामान्य व्यक्ति या कर्ता की सामर्थ्य कितनी होती है, तो आप इसको नोट लगा के लिख लें। एक सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है वह 0.05 हॉर्स पावर से 0.1 हॉर्स पावर तक होती है। एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य। पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद इसमें यदि मशीनों की सामर्थ्य हमें MKS पद्धति में नापनी हो, SI पद्धति में, तो इसके लिए हम हॉर्स पावर का यूज नहीं करते हैं SI पद्धति में, बल्कि इसके लिए हम मीट्रिक हॉर्स पावर का यूज करते हैं। दूसरा मात्रक है सामर्थ्य का, मीट्रिक हॉर्स पावर। मीट्रिक हॉर्स पावर। पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि मीट्रिक हॉर्स पावर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो मीट्रिक हॉर्स पावर को डिफाइन करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक वस्तु है, इस वस्तु का जो वेट है वह 75 किलोग्राम है। तो 75 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर 1 मीटर तक 1 सेकेंड में ले जाने में, 75 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर तक 1 सेकेंड में ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम 1 मीट्रिक हॉर्स पावर कहते हैं। या इसको हम अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं कि जब कोई मशीन, यहाँ पे हॉर्स पावर व्यक्ति का तो सामर्थ्य है नहीं, 75 किलोग्राम की वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब सतह से 90 डिग्री पर, ऊर्ध्वाधर 1 मीटर की ऊंचाई तक 1 मीटर की ऊंचाई तक 1 सेकेंड में ले जाती है तो उसकी सामर्थ्य 1 मीट्रिक हॉर्स पावर होती है। तो उसकी सामर्थ्य 1 मीट्रिक हॉर्स पावर होती है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर
इक्वल टू 735 वाट होता है। क्वेश्चन आता है ये कहाँ से आ गया? तो जब मैं आपको यहाँ पे किसी पंप के सामर्थ्य का फार्मूला बताऊंगा तब इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 735 कहाँ से आ गया है। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू 735 वाट और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये आपको अभी ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी जो दूसरे कुछ यूनिट होती हैं, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी, हम उसकी स्टडी करते हैं। जो यूनिट ऑफ एनर्जी आती है ये सामर्थ्य से ही रिलेटेड होती है, अर्थात इनमें जो व्यय होने वाली एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह सामर्थ्य या पावर से संबंधित होती है। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के अन्य मात्रक। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा के जो अन्य मात्रक होते हैं वह दो होते हैं। पहला होता है वाट घंटा और जो दूसरा मात्रक होता है वह होता है किलोवाट घंटा। यहाँ पर जो वाट है वह सामर्थ्य का मात्रक है और किलोवाट यह भी सामर्थ्य का मात्रक है। तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जो अदर यूनिट ऑफ एनर्जी है वह किसके टर्म्स में लिया गया है? यहाँ पर सामर्थ्य के टर्म्स में लिया गया है, सामर्थ्य के रूप में लिया गया है। वाट घंटा इसको WH से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट आवर। किलोवाट घंटा इसको kWh से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं वाट घंटा या वाट आवर। इसमें दो चीज़ें हैं, वाट और आवर। इसी के आधार पर अपनी कॉन्सेप्ट बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है कि जब कोई मशीन, इसको सिंपल वे में समझ लें, 1 वाट की सामर्थ्य से, दोनों के आगे एक एक यहाँ पे लगा दें, 1 वाट और 1 आवर। तो जब कोई मशीन 1 वाट की सामर्थ्य, वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। तो जब कोई मशीन 1 वाट की सामर्थ्य से 1 घंटे तक कार्य करती है जब कोई मशीन 1 वाट की सामर्थ्य से 1 घंटे तक कार्य करती है तो मशीन के द्वारा व्यय ऊर्जा, जब कोई मशीन, यहाँ पे छूट गया था, 1 वाट की सामर्थ्य से 1 घंटे तक कार्य करती है तो इसके द्वारा किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, किया गया कार्य या इसके द्वारा व्यय ऊर्जा एक या 1 वाट आवर होती है। व्यय ऊर्जा को वाट आवर कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि वाट आवर और जूल में क्या संबंध है? तो वाट आवर व जूल में संबंध।
इसको आप लिख लें 1 वाट आवर इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 आवर। यहाँ पे जो 1 वाट है ये MKS पद्धति में मात्रक है, तो 1 वाट इक्वल टू आएगा यहाँ पर 1 और 1 आवर, आवर समय का मात्रक सेकेंड, तो ये आता है 1 वाट, ये आएगा अपना सेकेंड। कितने सेकेंड आएंगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई करें। 1 वाट की सामर्थ्य से 1 वाट आवर, 1 वाट हो गया आवर 3600 सेकेंड क्लियर हो जाता है। 60 गुणित 60 3600, तभी आता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। 1 वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। इसके बाद जो इसका सेकंड फॉर्म आता है वह आती है किलोवाट आवर। तो जो किलोवाट आवर है इसको इस तरह से लिखते हैं, और किलोवाट आवर की जो डेफिनेशन है वह भी इसी के आधार पर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। जब कोई मशीन, आपको यही लिखना है, जब कोई मशीन जहाँ पर 1 वाट लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है 1 किलोवाट की सामर्थ्य से, एज इट इज लिखना है, से 1 घंटे तक कार्य करती है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट आवर कहलाती है। यही डेफिनेशन इसकी बन जाती है, जो आप इसी के आधार पर लिख सकते हैं। अब 1 किलोवाट आवर व जूल में क्या संबंध होता है हम उसको देखते हैं। 1 किलोवाट आवर व जूल में संबंध, इसको अब हम निकालते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, इसको आप लिख लें 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, 10⁻³ 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600, 3600। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है वह आता है रिलेशनशिप इन बिटवीन P एंड B। P स्टैंड फॉर पावर, V स्टैंड फॉर वेग, अर्थात सामर्थ्य और वेग में क्या संबंध होता है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। इसको रफ करते हैं, अच्छे से इसको रफ किया। सामर्थ्य और वेग में संबंध, इसकी हेडिंग लिखते हैं जिससे याद रहे हमारा टॉपिक क्या है, सामर्थ्य व वेग में संबंध। ठीक है, तो इसका फार्मूला सामर्थ्य P इक्वल टू W/T होता है, और किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू D होता है, बल गुणित विस्थापन। इसको लिख सकते हैं बल गुणित विस्थापन, और विस्थापन भी क्या है, दूरी। सदे सदे इसके चक्कर में अभी नहीं रहे आप, क्लियर। बल गुणित विस्थापन, तब ये P इक्वल टू W की जगह पे रख देते हैं F इंटू D/T।
तब जो D/T आता है विस्थापन बटे समय इक्वल टू वेग v। तो क्लियर है, P इक्वल टू F इंटू v। ये विस्थापन और वेग में संबंध होता है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। ये भी एक फार्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं, P इक्वल टू F इंटू D/T। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी आप समझ लें कि किसी पंप की सामर्थ्य, इस पे क्वेश्चन आते हैं कई बार और उसको कैसे करने हैं। किसी पंप की सामर्थ्य, पंप की सामर्थ्य हमें बताना है। तो पंप की सामर्थ्य पहले P इक्वल टू W/T, और माना कि जो ये पंप है जो जल उठा रहा है, पानी को उठा रहा है, पंप के द्वारा G गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत m द्रव्यमान का जल h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तब इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तब किया गया कार्य W इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, W इक्वल टू mgh आता है, और इस mgh को इस वाले इक्वेशन में रख देना है। तब P इक्वल टू mgh अपॉन T आ जाता है। आपको याद होगा अभी मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, मीट्रिक हॉर्स पावर। इसमें इसी फार्मूला का यूज होता है, P इक्वल टू mgh अपॉन T। इसमें जो m था वह 75 किलोग्राम था, G की वैल्यू 9.8, h 1 मीटर, T 1 मीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है 735 वाट। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट की स्टडी कर ली है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इस सामर्थ्य से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वह किसी भी रूप में पूछा जाए, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सही जोड़े बनाओ, फिल इन द ब्लैंक, उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। आप उसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। थैंक यू।